अब नए वक्त पर। बरोज जुमा शाम 7:30 बजे और सनीचर दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। नाजरीन आदाब, कुछ लम्हे फुर्सत के लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एनब। नाजरीन, आप तो जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक नई नई जानकारियों का खजाना लेकर आते हैं और इसी तरह आज हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम के ऊपर। भाई, आप तो जानते ही हैं कि इस दौर में कौन ऐसा है जिसके हाथ में मोबाइल फोन ना हो, और जहां टेक्नोलॉजी ने इस कदर तरक्की की है वहीं उसकी कुछ दुश्वारियां भी हैं। जहां टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है वहीं हमारे लिए कुछ मुश्किलें भी पैदा की हैं। दौरे जदीद में हम खवातीन और ख़ास तौर पर कम उम्री लड़कियों ने जहां इंटरनेट सर्फिंग और सोशल मीडिया नेटवर्किंग पर जाने की वजह से कुछ मुश्किलों का सामना किया है, जैसे कि साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम, साइबर स्टॉकिंग, इन सब परेशानियों को झेला है। तो उन सब परेशानियों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे इससे बच सकते हैं, तो इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं हमारे स्टूडियो में। ये पेशे से सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और आर्क लीगल, जो कि एक लीगल फर्म है, उसकी फाउंडिंग पार्टनर हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए मिलते हैं खुशबू साहिबा से। खुशबू साहिबा, आपका खैर मकदम है। खुशबू साहिबा, आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि साइबर क्राइम असल में है क्या और किस तरह से साइबर क्राइम होता है, वो कितनी मुख्तलिफ किस्में हैं उसकी, और किस तरह से औरतों के खिलाफ जो टारगेट किया जाता है, साइबर बुलिंग होती है, हरासमेंट होती है, तो वो क्राइम्स मर्दों से कैसे मुख्तलिफ हैं? तो अगर हम साइबर की बात करें तो जिस तरीके से आम ज़रा ज़िंदगी में नॉर्मल क्राइम्स होते थे, तो वो जो क्राइम्स होते थे, अब अगर उन क्राइम को आप इंटरनेट की दुनिया पे या टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जब वो क्राइम होने लगे हैं तो उनको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। जिसका एग्जांपल आपने भी दिया था, जहां हम स्टॉकिंग की बात करते हैं तो फिजिकल वर्ल्ड में जैसे आप किसी लड़की का जब पीछा करें या उसको अनकंफर्टेबल फील करवाएं, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस था हमारे इंडियन पीनल कोड में और अभी BNS में। वैसे अगर आप देखें कि किसी को अगर आप बुली करें या फिर अगर आप वहाँ देखें कि किसी के बारे में किसी की बारे में आप आपत्तिजनक चीज़ें बोले, तो वो भी एक क्राइम है। तो ये जो सारी चीज़ें थी जो फिजिकल वर्ल्ड में क्राइम होती थी, अगर मैं साइबर क्राइम की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वहाँ होने लगी है। पर दिक्कत अब ये आने लगी है कि जब आप विमेन की बात कर रहे हैं तो ये जो इंटरनेट की दुनिया है ये हम सबको कनेक्ट कर चुकी है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन इतनी तेज़ी से फैलती है, इतनी तेज़ी से डिसेमिनेट होती है कि वहाँ से उस इंफॉर्मेशन को वापस लाना और उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। और वहीं पे प्रॉब्लम आती है जहाँ विमेन की बात है, बिकॉज जो आप बुलिंग की बात करें, जहाँ आप बात करें हरासमेंट की, डॉक्सिंग करके एक क्राइम होता है जहाँ पे कोई विमेन की पर्सनल पिक्चर्स जो हैं वो आप इंटरनेट पे डाल दें उनकी मर्ज़ी के बिना। तो ये जो सारे क्राइम्स की मैं बात कर रही हूँ, ये इतने हीनियस क्राइम्स है कि इनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। तो अगर क्राइम्स जो है इनको पकड़ भी लिया जाए क्रिमिनल्स को, तो इनका इम्पैक्ट बहुत हैवी हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे हम जब बात करते हैं, हमारा सोसाइटी का एक कैनवस है, वहाँ पे अगर आपत्तिजनक पिक्चर्स बाहर आती है या फिर हरासमेंट होती है विमेन को लेकर या बुलिंग होती है, तो उसका बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के नज़रिए से विमेन के मेंटल स्टेट में और अदरवाइज ऑल्सो इन चीज़ों से बाहर आने के लिए। बिकॉज अगर इनको पकड़ भी लिया तो मुश्किल ये आती है कि एक इम्पैक्ट छोड़ जाती है ये इस तरीके के क्राइम आपके अगेंस्ट में। बिल्कुल, वो वक्त गुजर जाता है लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत लंबे वक्त तक रह जाता है और ख़ासतौर से हमारी सोसाइटी में और लोगों की नज़रों में।
तो वहीं आप थोड़ा सा अगर मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बात करें कि जैसे हम देखते हैं कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं और चाहे कोई भी नैरेटिव हो या फिर किसी भी किस्म की बात चल रही हो, कोई वीडियो हो या कोई पोस्ट हो, तो उसमें जब भी आप कमेंट सेक्शन में जाएंगी तो ज़्यादातर आप देखेंगी कि औरतों को टारगेट करते हुए ज़्यादातर आपको कमेंट्स मिलेंगे। तो उन सब से पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि जैसे हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हमारी प्रेजेंस है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या कोई भी नेटवर्किंग साइट हो गई, तो उस पर किस तरह से हम सतर्क रह सकते हैं? और दूसरा ये कि उसका जो साइबर बुलिंग का और हरासमेंट का जो असर होता है मेंटल हेल्थ पर, तो आप उस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालें। इसको आप उसी तरीके से देखिए कि जिस तरीके से अगर हम गाड़ी चलाना जब सीखते हैं तो हमें वो कंट्री के लॉज सीखने होते हैं, एग्ज़ाम देनी होती है। जैसे ही अगर हम कोई कंपनी खोलने की कोशिश करेंगे तो हमें जानना पड़ेगा कि क्या नॉर्म्स है, कहाँ रजिस्टर करना है, किस तरीके से करना है, क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम सोशल मीडिया पे है, इंटरनेट की दुनिया पे है, तो आपको, मुझे, हम सबको समझना पड़ेगा कि इनके क्या नॉर्म्स है। सिर्फ आपको और मुझे, जो हम हमारे जेंडर की बात करें उनको नहीं, बल्कि सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या डूज है और क्या डोंट्स है, और जब डोंट्स आपके साथ में होते हैं तो आपके क्या राइट्स हैं उस जगह पर। तो जैसे अगर आप इंटरनेट की दुनिया पे, तो ये मान ले कि जो भी चीज़ इंटरनेट की दुनिया में गई है वो कभी भी गायब नहीं होगी, वो डिलीट नहीं होगी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको लगे कि ये आपत्तिजनक है या आपके अगेंस्ट में हो सकती है या आपको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में ला सकती है, वो सारी चीज़ें आप पर्सनल मैसेजेस पे भी शेयर ना करें किसी पे। जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो इंटरनेट पे ट्रस्ट में सिर्फ आप और वो सामने वाला इंसान नहीं है, बीच का एक प्लेटफॉर्म भी है और साइबर क्रिमिनल्स भी है जो हैक कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और एक बार चीज़ आपके हाथ से गई इंटरनेट की दुनिया में तो वहाँ से उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, आप वो चीज़ें कभी ना करें इंटरनेट पे, वो ना डालें जो आपको आपत्तिजनक लगेगी, आपके फ्यूचर को लेकर कहीं इम्पैक्ट कर सकती है नेगेटिव तरीके से, पहला। दूसरा, जिन भी प्लेटफॉर्म्स पे आप हैं, आप उनके लॉज को समझने की कोशिश करें। जैसे कि अगर हो गया, मैं सोशल मीडिया की बात करूं, इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम की खुद की भी पॉलिसीज़ होती है। तो जब भी आपको कोई बुली कर रहा है, जब भी कोई आपकी कोई पिक्चर्स को डाल रहा है, जब भी कोई आपको किसी तरीके के आपत्तिजनक पिक्चर्स दिखा रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंडियन लॉज में तो क्रिमिनल ऑफेंस है ही, बट साथ साथ में ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये भी इनको बहुत सीरियसली लेते हैं। तो आप प्लेटफॉर्म्स पे जाके इमीडिएटली कंप्लेन करें इसको। तो जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे है, एटलीस्ट उनके नॉर्म्स जान लें, किस तरीके से कंप्लेन करनी है, उस कंप्लेंट्स के लिए उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कभी स्क्रीनशॉट लेना होता है, URL लेना होता है, तो ये सारी चीज़ें करें। तो जहाँ पे भी आप इंटरनेट पे है, ट्रस्ट करने के पहले वेरीफाई ज़रूर करें। बिलीव ना करें इंटरनेट की दुनिया को कि ओके हम एज अ सोसाइटी, हमारी आदत है इंडियन सोसाइटी की कि हम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, हम बिलीव कर लेते हैं लोगों पे, जो बहुत अच्छी चीज़ है। बट इंटरनेट की दुनिया में बहुत क्रिमिनल्स हैं जो ये आपकी जो ये नेचर है इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो आप ट्रस्ट करें, बट उसके पहले वेरीफाई करें। बिना वेरिफिकेशन के आप इंटरनेट की दुनिया पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल अपने बेनिफिट्स के लिए नहीं कर सकते हैं। बेनिफिट्स किसी भी तरीके के होंगे, जिस तरीके से अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपने नियर एंड डियर वन से कनेक्ट रहना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी पिक्चर्स डालना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए, या फिर गेम्स खेलना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको ये सब जागरूकता रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे अभी आपने जिक्र किया गेम्स खेलने के लिए, तो बहुत से बच्चे हैं जिनको जैसे पेरेंटल कंट्रोल भी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ डाउनलोड कर लिया, नए नए गेम्स डाउनलोड कर रहे हैं, या फिर बहुत बहुत देर तक फ़ोन पर हैं, उन्हें पता नहीं है क्या लिंक आप शेयर कर रहे हैं, किस लिंक पर आप बटन दबा रहे हैं। तो ये बताइए कि क्या गेमिंग के दौरान भी, गेम खेलते हुए भी साइबर क्राइम हो सकता है और किस तरह से? बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। हमें ये लगता है कि नहीं, हमारा बच्चा तो अभी गेम खेल रहा है, हाँ। तो ठीक है, वो 1 घंटे का गेम खेल रहा है और गेम खेल के ख़त्म हो जाएगा। बट जैसे मैंने आपको बोला कि इंटरनेट की दुनिया सेफ नहीं है, आपको जागरूक रहना पड़ेगा। तो वो वाला जो ज़माना था वो चला गया कि अरे वो गेम खेल रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे। तो एज अ पेरेंट आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा आज की दुनिया में, कि अगर आपका बच्चा गेम खेल रहा है तो आप देखें वो किस तरीके का गेम खेल रहा है। और सिर्फ देखना मतलब ये नहीं होता है कि उसने आधा घंटा किस नाम का गेम खेला, आप उसके साथ आधा घंटा गेम खेले, खुद भी इन्वॉल्व हो
होए, उनके साथ बैठे, जानने की कोशिश करें। बिकॉज बहुत सारे गेम्स जब आप लेयर जाते हैं, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, वो इस तरीके की चीज़ें होती है जहाँ पर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन होता है। कुछ स्टेजेस में वो वल्गर अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, कुछ इसमें वो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन मांगते हैं, कुछ इसमें वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जैसे कि आपके घर की एक पेंटिंग का फोटो भेजें नेक्स्ट इसमें जाने के लिए। अब ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, बट ये पूरी इन्फॉर्मेशन जब कोलेट हो जाती है तो बहुत बार एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल में ये काम आती है। इमेजिन अगर आपको कोई एक्सटॉर्शन का कॉल आए और बोले कि हम आपको देख सकते हैं और आपके पीछे की जो येलो कलर की फूल वाली पेंटिंग है, तो आप कितना घबरा जाएंगे कि कोई आपको वॉच कर रहा है। तो ये सब आप दूर से नहीं वॉच कर सकते, तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ में, और वो पुराना पेरेंटिंग का तरीका चेंज हो गया है, आपको इक्वली इन्वॉल्व होना पड़ेगा और आप रोक नहीं पाएंगे। आप जिस तरीके की दुनिया में आज के बच्चे हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, पर आप उनको समझा सकते हैं। पर आप समझाएंगे तब जब आप खुद जानेंगे कि क्या हो रहा है और क्या गलत है और क्या सही है। तो आपको भी जानने की ज़रूरत है और आपको भी ये पता करने की ज़रूरत है। फिर आपको नए नए एग्जाम्पल्स लाने पड़ेंगे जिससे आप अपने बच्चों को समझा पाए कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। तो वो थोड़े से नॉर्म्स चेंज हो गए हैं व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग टुडे, बट दूर रह के तो आज नहीं हो सकता है, आपको इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। राइट, हमें लगता है कि हमारा बच्चा बहुत अक्लमंद है और वो ये भी कर लेता है, हमारे फ़ोन में ये भी कर लेता है, ये भी डाउनलोड कर लेता है, मुझे नहीं आता है लेकिन हमारा बच्चा कर लेता है। लेकिन हम कभी कभी वो चीज़ मिस आउट कर जाते हैं कि शायद उनके सोचने की अभी जो क़ुव्वत है वो उतना डेवलप नहीं हुई है जितनी हम लोगों की है। तो जिस तरह से हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, चलिए ये बच्चों की बात हुई, जब हम बड़ों की बात करें तो जब हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, अब आजकल तो हम ग्रॉसरी भी घर पे मंगवा रहे हैं फ़ोन के थ्रू, ड्राइवर, गाड़ी, खाना, हर चीज़, कहीं खाना खाने जा रहे हैं तो पहले जाके लाइन में लगते थे, बुकिंग करते थे, उसके बाद में खाना खाते थे। लेकिन अब जो है हर चीज़ आसान है, आप ऑनलाइन ऑर्डर बुक कीजिए और डाइन इन कीजिए और घर आ जाइए, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो इन सब चीज़ों में इंफॉर्मेशन हम लोग भी देते हैं और हम भी कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं कि हम कितनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम इतनी सारी ऐप्स को दे देते हैं परमिशन अपनी लोकेशन की, और कितना कुछ डेटा हमारा जो है वो हर ही वेबसाइट पर मौजूद है। तो हम किस तरह से हम सतर्क रह सकते हैं, किस तरह से बच सकते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, और दूसरा ये कि क्या क्या रिस्क फैक्टर जो है वो एसोसिएटेड है इन सब चीज़ों से। ओके, जब आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने जो सारा एग्जाम्पल दिया, एक तरफ तो कितनी खूबसूरत चीज़ है कि हमारे आसपास की जो टेक्नोलॉजी है उसने हमारी लाइफ कितनी इजी कर दी है। हम किस तरीके से अब और काम कर सकते हैं और कितना आसान हो गया है सब कुछ करना। और यहीं जहाँ आसानी की मैं बात करती हूँ, तो जितनी भी गृहणीज़ हैं, जितनी भी आप जब विमेन की बात करते हैं तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की। कुछ स्टेजेस आती है जहाँ पे फैमिली फ्रंट रोल होती है, जहाँ पे वो बाकी अपॉर्चुनिटी से पीछे आ जाती है। तो ये जो इंटरनेट की दुनिया है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसने बहुत चीज़ें आसान कर दी है। जो अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे मिस होने लगी है, वहाँ पे उन्होंने अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करने लगा है टेक्नोलॉजी को लेकर। अगर आप देखें तो किस तरीके से स्किल्स का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट, जहाँ पे आप मार्केट प्लेसेस को यूज़ करके आप चीज़ों को बेच रहे हैं, या घर पे जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो आप इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए बेच रहे हैं, और कहाँ घर पे बैठ के विमेन आर ट्रेडिंग। तो आप देखें तो किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, तो उसका कोई डिनायल नहीं है। बट उसके साथ में जैसे कि आपने कहा कि इंटरनेट पे टेक्नोलॉजी हर तरीके का आपका डेटा ले रही है और आप दे रहे हैं उन डेटा को, तो क्या करें? पहला तो आप उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करें, उन्हीं ऐप्स को इस्तेमाल करें जिनका आपको ज़रूरत है। अननेसेसरी ऐप्स को आप डाउनलोड ना करें। दूसरा, जब आप इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं तो आप ऑथेंटिक सोर्स की तरह डाउनलोड करें, जैसे कि हो गया ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से। फिर आप उनकी एक बार थोड़ी सी रेटिंग देख लें कि किस तरीके से उसके ऊपर रिव्यूज़ या रेटिंग है। कहीं वो ऐसी ऐप तो नहीं है जो फेक ऐप्स है या इस तरीके से किसी की कॉपीड ऐप्स है। और फिर आपका जो डेटा इन्फॉर्मेशन है, बहुत बार आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपकी लोकेशन हिस्ट्रीज और आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स और आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स चली जाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज अगर इनको क्लब करके किसी क्रिमिनल के हाथ में हो तो उनके पास में बहुत बड़ा एसेट है एक क्राइम को कमिट करने के लिए। तो नंबर 2 तो ये हो गया कि आप ऐप्स को
ऑथेंटिक सोर्स से करें। किसी भी यूआरएल या किसी भी इंटरनेट पे कहीं पे भी आपको कोई लिंक भेजता है, आप उसको डाउनलोड ना करें, बिकॉज बहुत हद तक वो गलत हो सकती है। तीसरा हो गया कि जब आपने डाउनलोड भी कर लिया है तो हर ऐप में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पे उनको एक्सेस ना दें। तो कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन, कंटिन्यूस लोकेशन, कुकीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप उनको मना कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे उस वक्त ज़रूरत है, जैसे कि माइक्रोफोन की ज़रूरत है या कैमरा एक्सेस की ज़रूरत है क्योंकि आप वीडियो बना रहे हैं या फ़ोटो ले रहे हैं, तो उनको लिमिटेड एक्सेस दे दें और जैसे ही आपका वो काम ख़त्म हो गया आप उस एक्सेस को हटा दें। ये तो आपकी होगी तीसरी चीज़। चौथी चीज़, जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पे या इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं तो जहाँ पे भी आपका एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, जैसे कि अगर आपने शॉपिंग कर रहे हैं आप, तो आप किसी प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग कर रहे हैं या किसी ऐप को डाउनलोड करके आप ट्रेडिंग कर रहे हैं जहाँ पे आपके पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या फिर आप क्रिप्टो, जो अभी बहुत इसमें था, तो क्रिप्टो स्कैम्स भी बहुत सारे हुए हैं। तो ये जो सारे ऐप्स हैं इनको आप कंटिन्यूसली वेरीफाई करें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और लोगों की बातों में ना आए। बिकॉज़ ये जो क्रिमिनल्स हैं ये समझते हैं कि आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए ये एक ग्रुप बनाएंगे आपका व्हाट्सएप का या टेलीग्राम का या फिर मैसेंजर का, वहाँ पे 2 लोग लिखेंगे कि मैंने ये ट्रेडिंग की, वो स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि मैंने आज इतना कमाया इससे और मैंने इतना नहीं कमाया इससे। तो ये जो ट्रेडिंग स्कैम्स है इनमें ये लोग ग्रुप्स बनाते हैं और वो पढ़ते हैं और वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं लोग। तो आप सोचते हो कि अरे यार मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, कल मैं इतना ट्रेड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है और ये जानने की ज़रूरत है कि कोई भी ट्रेडिंग ऐप बिना सेबी में रजिस्टर हुए नहीं आती है। तो आप उनको रजिस्टर में एक बार देख लें कि क्या ये सेबी में रजिस्टर्ड है। बहुत बार लोग डुप्लीकेट वेबसाइट बनाते हैं, तो ये भी देख लें कि कहीं उनके नाम में कहीं छोटा आई ओ की जगह पे 0 तो नहीं है। तो ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं फंस तो नहीं रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल दूँ गूगल का, तो GOOGLE, तो GGLE राइट मैंने बना लिया, या फिर आप .in की जगह पे .com, .in समथिंग, आप बहुत तरीके से फेरबदल हो जाती है। नंबर्स I और L 1 इनके मिसप्लेस रिप्लेस करके आप बहुत सारी ऐप्स बन जाती है। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को वेरीफाई करें। जहाँ पे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, जहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वहाँ पे भी लोग बहुत चीटिंग करते हैं। तो वहाँ पे भी आप चेक करें कि क्या वो ऑथेंटिक जगह है जहाँ से आप इन चीज़ों का बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो इंटरनेट की दुनिया में मैं फिर से बोलूँगी, ट्रस्ट बट वेरीफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारे स्टेप्स है ये देखना बहुत ज़रूरी है। बट डरे नहीं, बिकॉज हम हैं टेक्नोलॉजी के ज़माने में और उसके बिना आप और मैं दोनों हैंडीकैप्ड हैं। तो इसका इस्तेमाल उस तरीके से करें कि ये हमारे बेनिफिट्स के लिए हो और ऐसी सिचुएशन ना आए जहाँ पे हमारे पास में हमको क्योर की तरफ जाना पड़े, बल्कि हम प्रिवेंशन पे ही रहें और प्रिवेंशन शुड बी आवर क्योर। राइट, बहुत अच्छा आपने कहा, ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो वहीं से मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी जो इससे थोड़ा अलग है लेकिन सोशल मीडिया प्रेजेंस से रिलेटेड ही है। तो जैसे हमारी लाइफ में हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हमारे माँ बाप को करते हैं, हमारी फैमिली को करते हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स पर वो लोग वीडियोस बना रहे हैं, उसमें छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके पेजेस बनाए जा रहे हैं, उनकी रील्स बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत वायरल भी होती है और बहुत सारे लोग शेयर भी करते हैं। हमें कभी अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी ये कंसर्न होता है कि क्या ये सही है, इस उम्र में हम किस तरह का माहौल उन्हें दे रहे हैं या फिर हम कितना उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा रोशनी डालें। इस पे तो ये तो चॉइस हो गया, ये राइट पेरेंटिंग या चॉइस पे आप और मैं कमेंट नहीं कर पाएंगे। बट ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का रेज है, तो क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जहाँ बच्चों की बात आती है, जहाँ पे एज अ पेरेंट आप बना रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसी चीज़ें आप ना करें जिससे जब वो एक लीगल एज पे आ जाए तो उनको उस चीज़ों से शर्म ना आए या उनको उस पर इम्पैक्ट ना हो या मेंटल ट्रॉमा ना हो किसी तरीके का। तो ये चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो इन्फ्लुएंसर का ज़माना आ गया है, लगता है बहुत इजी मनी है, बहुत आसानी से फेमस हो जाते हैं, उसके बाद में बहुत सारे हमें एंगेजमेंट्स और एंडोर्समेंट्स मिल जाते हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसा करें। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप बैक लें, एक समझने की कोशिश करें कि आप जिस रेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सही है आपके लिए, क्या वो सही है आपके बच्चे के लिए अभी, और क्या वो सही है उसके फ्यूचर के लिए। और दूसरी चीज़, ये फेज़ वाइज आते हैं। अगर आप देखेंगे तो आज से 5 साल पहले और 10 साल पहले दूसरी दुनिया थी। तो
एक स्किल होना बहुत ज़रूरी है, और वो बेसिक स्किल्स आप अपने बच्चे में आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पूरे तरीके से उनको इन्फ्लुएंसेस की दुनिया में डाल दें जहाँ पे उनके पास स्किल्स ना हो, तो ये बहुत ही गलत सिचुएशन हो जाएगी उसके फ्यूचर के लिए। तो आप भले ही से करें, आप लिमिट करें कितना करना है, बट एटलीस्ट आप उनके ऊपर स्किल्स के लिए उसको उससे पीछे ना रखें। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा लॉ आया है, ऑस्ट्रेलिया ने कम्प्लीटली बोला है कि सोशल मीडिया कम्प्लीटली बैन होगा बच्चों के लिए। कोई बच्चा कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। यही सोशल मीडिया है जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स, ये जो बच्चे होते हैं, वहाँ पे बॉडी शेमिंग के इश्यूज़ आ जाते हैं, इमेज इश्यूज़ आ जाते हैं, कलर इश्यूज़ आ जाते हैं, स्किन को लेकर इतनी सारी चीज़ें हैं, बिकॉज 4 नेगेटिव कमेंट्स और आपकी सारे के सारे कॉन्फिडेंस का बुनियाद तहस नहस हो जाती है। तो और इस एज में इनकी अगर कॉन्फिडेंस ही बुनियाद अगर शेकी हो गई, या फिर एक बॉडी इमेज को लेकर ही अगर कॉन्फिडेंस की बात आती है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। बिकॉज बॉडी कैन नॉट बी ओनली मैकेनिज्म वेयर यू कैन आप उसको मेजर नहीं कर सकते कि आपके पास में कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए जस्ट बिकॉज आपकी बॉडी है। बहुत सारे स्किल्स है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस की चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये धीरे धीरे करके ग्रह कर जाएगी बच्चों के इसमें, जो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है फ्यूचर में हो सकता है। तो थोड़ा सा सोच कर समझ कर और फिर इस दुनिया में एंटर करें। अगेन डिसीजन तो सिर्फ पेरेंट्स का हो सकता है उनके बच्चों को लेकर, आप और मैं नहीं कर सकते। एक और चीज़ है, बहुत सारे एंटी स्टेट एक्टर्स हैं जो चाहते हैं कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, हमारे देश का जो फ्यूचर है, वो उस तरीके से आगे ना बढ़े जिस तरीके से बढ़ना है। तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज़ किया जाता है, जहाँ पे वो चाहते हैं कि बिना स्किल्ड की चीज़ें हो और वो उस चीज़ों में खो जाए और उसी में रह जाए, ताकि आगे जाके हमारे कोई डॉक्टर्स, कोई लॉयर्स, कोई इंजीनियर्स या कोई बाकी जितनी सारी स्किल्स है, सोशल मीडिया, ये आपके जितने भी गेमिंग होते हैं प्लेटफॉर्म्स, उस इसमें ना आए, बल्कि उनके पास कोई स्किल्स ना रहे। तो ये भी आपको जानने की ज़रूरत है कि कहीं वो डायरेक्शन में तो आप नहीं जा रहे हैं, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि अब 4 और लाइक्स गेन करने के लिए मैं एक स्टेप और आगे चला जाता हूँ, एक स्टेप और क्रॉस कर लेता हूँ, और आपकी वो जो थिन एक लाइन है जो क्रॉस नहीं करनी है, आप वो क्रॉस कर जाते हैं और आपको पता नहीं चलता, और तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ये भी जानने की बहुत ज़रूरत है। और एज अ विमेन, ये तो बच्चों की बात हो गई, बट आप एज अ विमेन ऑल्सो आपको जानने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे अपनी लाइन ड्रॉ करें, कहाँ पे समझे। जस्ट बिकॉज 2 लोगों ने किया है डजंट मीन आपको भी करने की ज़रूरत है। तो पूरा समझे, पूरा देखे, बिकॉज बहुत सारे धोखाधड़ी वाले लोग भी हैं, वो आपको 10 बार पे करेंगे ताकि आपको उसकी आदत लग जाए। फिर 11वीं बार वो आपको पैसा नहीं देंगे, फिर आपको इतनी चीज़ें और करनी पड़ेगी जो आपके लिए कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएगी। तो ये भी जानने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे रैकेट्स को EOW ने पकड़ा है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो हमारी इंडिया की है, जहाँ पे देखा गया है कि ये बहुत बड़े रैकेट्स हैं जो प्रॉपर्ली चलते हैं, और आपको ये जानने की ज़रूरत है कहीं आप इस रैकेट में ना फंस जाए बिना पता करें। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू साहिबा, आपने इतनी तफसील से हर चीज़ के बारे में बताया है, और वक्त की कमी ना होती तो ज़रूर मतलब और बातें हम कर सकते थे और जानकारी ले सकते थे कि हम किस तरह से जागरूक रह सकते हैं। लेकिन अगली बार भी हम आपसे राब्ता रखेंगे, आपसे ज़रूर पूछेंगे बाकी जो रह गया है, जो उसमें हम कवर नहीं कर पाए हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो रह गई है। लेकिन आपने जितना डिटेल में समझाया है, मेरे ख़्याल से नाज़रीन आप लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ रही होगी, और आप लोगों ने ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। जैसे कि खुशबू साहिबा ने बताया, ट्रस्ट बट वेरीफाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आज का हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको हमारा आज का शुमारा बेहद पसंद आया होगा, और इससे आपको कुछ न कुछ फ़ायदा भी पहुंचा होगा। तो चलिए आज के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। जल्दी टिफिन पैक करो,